हेलो एवरीवन, फैक्ट टू ट्रेसी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल प्रीलिम्स का पेपर था, बहुत सारे लोगों ने दिया होगा, कुछ लोगों को अगले साल देना होगा। तो अब तक तो क्वेश्चन पेपर जो है सबके पास पहुंच चुका है, जो भी इस तैयारी में लगे हैं। कई बार पोस्टमार्टम हो चुका है, सबको आंसर पता है कि क्वेश्चन का, तो उस पर मैं बात नहीं करूँगी किसका क्या आंसर है, ये सबको पता है। लेकिन कुछ बहुत सारा रिएक्शन मैंने सुना, बहुत कुछ रिएक्शंस मैंने पढ़ा, तो ये समझ में आया, ये लगा। फिर क्वेश्चन पेपर खुद देखा मैंने, एक एक क्वेश्चन को देखा 1 to 100, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखा। तो रिएक्शन, क्वेश्चन पेपर और रिएक्शंस देख के ये लगा, रिएक्शंस थे कि बहुत टफ था, तो आउट ऑफ सिलेबस था बहुत कुछ, तो बहुत अनएक्सपेक्टेड था, तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड से हटके था, बहुत कुछ अलग था, तो काफ़ी कुछ इस तरह का सुनने को मिला। तो बहुत लोगों का जैसे फर्स्ट पेपर देने के बाद मूड ऑफ हो गया है, अब CSAT देना है या नहीं पता नहीं, सेकंड पेपर। तो इस तरह का बहुत कुछ रिएक्शन सुनने को मिला। तो ये सब सुन के देख के मेरे मन में भी कुछ विचार आ रहे हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगी। ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत कुछ काफ़ी लोग बोल चुके हैं, लेकिन कुछ जो थोड़ा बहुत जो मेरे मन में है वो मैं शेयर करूंगी। तो पहली बात कि आउट ऑफ सिलेबस तो कुछ नहीं है, जो लग रहा है कितना ज़्यादा टफ है वो भी कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ये ऐसा होता है, नाउ द डस्ट हैज़ सेटल्ड डाउन एंड इट इज़ ऑब्वियस दैट नथिंग मच हैज़ चेंज्ड। ज़्यादा अब वो भावनाएं अब शांत हो रही हैं धीरे धीरे, हर एग्ज़ाम के बाद होता है ऐसा, और ये स्पष्ट है कि ज़्यादा कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। ये UPSC या कोई भी एग्ज़ाम है तो ये एक तरह का तो होगा नहीं, ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं, पहले भी चेंज हुए हैं। तो आखिर उस एग्ज़ाम का मतलब ही क्या है जिसमें ट्रेंड जो है वो पता हो सबको। तो वो एग्ज़ाम, परीक्षा का मतलब क्या होता है? परीक्षा तो परीक्षा है। मेरे पेरेंट्स बोलते थे कि परीक्षा का मतलब है कि परीक्षा है, मतलब उसके बारे में आपको पता नहीं है, या आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि हम जैसा सोच रहे हैं बस वैसा ही सवाल जो है वो पूछा जाएगा। तो इसके लिए खुद को तैयार करना है, यही तो तैयारी है। सिर्फ तैयारी जो है वो पढ़ाई के स्तर पर ही नहीं होती है, खुद को मैनेज करने के स्तर पर भी होती है। तो इस तरह सेल्फ मैनेजमेंट, स्टडी मैनेजमेंट, बहुत कुछ है शामिल, क्योंकि ये भारत की सबसे बहुत कठिन परीक्षा मानी जाती है, तो इसलिए इसमें थोड़ी सी लंबी तैयारी है, प्रोसेस लंबा है, तो इसलिए खुद को ज़्यादा मैनेज करना पड़ता है, धैर्य बनाए रखना पड़ता है। तो इसलिए इतना ज़्यादा रिएक्ट करने की भी आवश्यकता नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, जो कई बार पहले भी ये हुआ है। बहुत लोगों से सुना करंट से नहीं आया, करंट से 1 या 2 क्वेश्चन पूछा गया, जो कि पिछले काफ़ी समय से करंट से काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे, तो पता नहीं कहाँ से पूछा गया। एग्रीकल्चर से काफ़ी कुछ पूछ लिया गया, मैंने देखा एग्रीकल्चर से 12 क्वेश्चंस हैं, तो एग्रीकल्चर से 12 क्वेश्चंस हैं, तो आखिर एग्रीकल्चर को क्यों बाईपास करना है? एग्रीकल्चर जो है वो आउट ऑफ सिलेबस क्यों लगता है, जबकि एग्रीकल्चर जो है वो ज्योग्राफी के सिलेबस का भी हिस्सा है, इकोनॉमी के भी सिलेबस का हिस्सा है। तो एग्रीकल्चर से क्वेश्चंस हैं। कुछ लोगों का था कि आपसे DD किसान भी देखना पड़ेगा, एग्रीकल्चर साइंस भी पढ़ना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इतना कुछ विशेष उस ब्रांच ऑफ स्टडी को पूरा जो है उसका पूरा रिसर्च करना है। एक सामान्य जो है जानकारी, जो एक नॉर्मली जो एक एजुकेटेड पर्सन से जो एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो अपने आसपास हो रहा है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, बस उसी लेवल के क्वेश्चंस हैं। बहुत कुछ क्वेश्चंस तो पिछले जो हुए हैं एग्जाम्स, उनसे इस बार ज़्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं। हर सब्जेक्ट में, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो ये ज्योग्राफी हो, तो कॉन्सेप्ट बेस्ड है। तो ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि आप पहले बेसिक से शुरू करिए, NCERT बुक्स पढ़िए और उसके बाद फिर एडवांस लेवल पर जाइए। एक रेफरेंस मैंने भी एक वीडियो किया था, जो बिगिनर्स हैं, जो तैयारी शुरू कर रहे हैं,
उनको कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया था उसमें कि पहले आप सिलेबस को थॉरोली आप जान लीजिए, यूपीएससी का सिलेबस क्या है। सिलेबस के बाहर कुछ भी नहीं आता है, सिलेबस को जानिए, एनसीईआरटी बुक्स को देखिए, हर सब्जेक्ट के 2 बार थॉरो रीडिंग कीजिए, उसके बाद एडवांस लेवल पर जाइए, हर सब्जेक्ट के लिए एक रेफरेंस बुक रखिए और उसको ईमानदारी से उसको कंप्लीट करिए। तो ये स्टेप बाय स्टेप जो है ये प्रोसेस है। और क्वेश्चन पेपर्स देखते रहिए, क्वेश्चन सॉल्विंग की प्रैक्टिस करिए, प्री हो मेंस हो। प्री में क्वेश्चन सॉल्विंग से क्या होता है कि आपका टाइम मैनेजमेंट जो है वो समझ में आता है, कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी है। तो ये सब है, ये सब स्टेप बाय स्टेप जो है, ये सब कुछ चीज़ें जो है वो कभी भी आउटडेटेड नहीं होती हैं। जैसे बोला जाता है कि बेसिक्स को मजबूत करिए, अब ये कोई बोलेगा तो वो आउटडेटेड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और फिर सिलेबस जो है ये हमें पता है, पहले भी मैंने बताया है, सिलेबस जो है 2 पार्ट्स में बटा हुआ है, एक थ्योरी है, एक स्टैटिक पार्ट है, एक डायनेमिक पार्ट है। स्टैटिक पार्ट जो है वो क्या है, वो यही कॉन्सेप्ट्स है जो चेंज नहीं होता है, हर सब्जेक्ट में है ऐसा पोर्शन। और डायनेमिक पार्ट क्या है, जो करंट जो आसपास जो घट रहा है, तो ये दोनों को बैलेंस बना के चलना है, किसी एक पर ज्यादा जोर नहीं देना है। करंट से आ रहा है, करंट अभी नहीं आया है तो मेंस में आ जाएगा, अभी नहीं, जो पढ़ा है वो बेकार नहीं जाना है, वो इंटरव्यू में काम आ जाएगा, दूसरे एग्जाम्स दे रहे हैं वहां काम आ जाएगा। तो इस तरह से इसको, अब करंट नहीं आया तो अब उसको पढ़ना ही छोड़ देंगे, ऐसा भी नहीं है। हो सकता है अगले साल फिर से ट्रेंड चेंज हो जाए। तो चेंज, ये एग्जाम है, चेंज तो होगा ही, ये मान के चलना है। तो इसलिए इसको ये मान के चलना है। और सेल्फ मैनेजमेंट थोड़ा सा, अब जो लोग वहाँ पर एग्ज़ाम दे रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल में, वहाँ पर थोड़ा सा थोड़ी सी मानसिक स्थिति जो है, सोच जो है वो अलग होती है, मेरा अपना खुद का अनुभव है। और जो लोग बाहर से देख रहे हैं, जैसे मैं देख रही हूँ, तो वो अलग तरीके से देखेंगे, ये मैं मानती हूँ। लेकिन जो अब जो दे रहे हैं वही जब 3-4 दिन के बाद उसी क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो वो कुछ अलग नजर आएगा, लगेगा कि ये तो नहीं, गलत होना चाहिए था, या ये इसमें तो ऐसा कुछ नहीं था। तो ये क्यों, ये इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर जो है खुद को शांत नहीं रख पाते। यही जो खुद को शांत रखने की प्रैक्टिस है, यही प्रैक्टिस इज एवरीथिंग। तो प्रैक्टिस एंड डिसिप्लिन, तो ये जो है यही जो है, यही तैयारी है। जो तैयारी जो हम बोलते हैं, तो तैयारी क्या है, सिर्फ पढ़ना लिखना और जो है सिलेबस कंप्लीट करना, यही नहीं है। खुद को तैयार करना, क्योंकि प्रेशर काफ़ी होता है, टाइम कम होता है और क्वेश्चंस लंबे होते हैं। क्वेश्चंस पहले जो है छोटे होते थे, अब जो है लंबे होते हैं। उनको पढ़ना है, उनको समझना है, उनको समझना भी है। और क्योंकि दोबारा फिर आकर के फिर से उसको पढ़ रहे हैं, फिर से उसको समझ रहे हैं, इतना समय नहीं होता है। पढ़ना है, समझना है, आपको डिसाइड करना है, आपको अटेम्प्ट करना है, नहीं करना है, कौन सा होगा। तो ये है। और थोड़ा सा मन दिमाग शांत है तो आपको अगर डायरेक्ट नहीं भी आ रहा है तो कुछ तरीका आपको सूझता है वहाँ पर कि हाँ, इसका आंसर तो आ रहा है, ये ऑप्शन डेफिनेटली गलत है, कुछ एलिमिनेशन टेक्निक, कुछ गैस, कुछ ये। तो इस तरह से मैच एंड मिक्स, तो इस तरह से सॉल्व होता है। लेकिन इसके लिए आपको खुद को शांत रखना पड़ेगा। अब जैसे कि एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर से बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है। एग्रीकल्चर को पहली बात कि एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको बाईपास करना जो है वो बहुत गलत है। तो मैंने सोचा कि एग्रीकल्चर से आखिर पूछा क्या गया है जो इतना ज़्यादा रिएक्शन हो रहा है। कुछ नहीं पूछा गया है, 12 क्वेश्चंस हैं। फर्टिगेशन है, केमिकल फर्टिलाइजर्स है, उनकी प्राइसिंग है, जीरो टिलेज है, जीरो टिलेज कि जिसमें टिलिंग नहीं होती है, जिसमें जुताई के बिना जो खेती की जाती है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, पल्स प्रोडक्शन इन इंडिया, रबी खरीफ में कौन कौन सी दालें होती हैं, फिर उसके बाद फिर शुगर केन कल्टीवेशन इन इंडिया। ये थोड़ा सा टेक्निकल था, स्लाइटली टेक्निकल, कुछ टर्म्स थे जो कि टेक्निकल टर्म्स थे, ये मान सकती हूँ मैं। प्रैक्टिसेस ऑफ इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर क्या है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, क्या क्या होगा, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है, लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन है,
फिर एक था पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, ये थोड़ा सा अलग टर्म लग सकता है। तो फैक्टर्स पॉलिसीज अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ राइस इन इंडिया, एमएसपी का जिक्र करते हुए 2 क्वेश्चंस थे, ये था। फिर किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम में किस पर्पज से दिया जाता है क्रेडिट, ये था। एमएसपी फिक्सेशन कैसे होता है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट डिलीवरी टू द एग्रीकल्चरल सेक्टर, डीसीसीबी ये कैसे दिया जाता है, और बायोचारिक फार्मिंग। तो ये सब क्वेश्चंस थे। ये यूपीएससी एक्सपेक्ट करता है कि हमारे चारों तरफ जो भी कुछ हो रहा है उससे हम अवेयर रहें। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो मुझे समझ में नहीं आया कि इसको किस कैटेगरी में रखा जाए, वो जनरल अवेयरनेस की श्रेणी में आता है। जैसे कि एक क्वेश्चन था आधार कार्ड से रिलेटेड, तो ये जनरल अवेयरनेस है। कहीं आप स्पेशली आप कहीं पर किसी ब्रांच ऑफ स्टडी में आप इसके बारे में पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। एक था सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, तो ये जो है ये एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में है, और ये कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो उसमें आजकल इस बात का ध्यान रखा जाता है कि ये टर्म आता है उसमें सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन। तो ये आप ध्यान से टर्म्स पर ध्यान देना है। इकोनॉमिक्स में भी कुछ थे जो टर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। उसके बाद फिर एक था साइबर इंश्योरेंस, तो साइबर इंश्योरेंस ये पता लगा कि साइबर इंश्योरेंस भी होता है। ये मान के चलना है कि कोई भी कितना भी पढ़ लें, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें कुछ 7-8 क्वेश्चंस जो है ऐसे रहेंगे जो कि हम नहीं जानते रहेंगे, या फिर हमारे जो हमने कभी भी देखा या पढ़ा नहीं होगा, ये मान के चलना चाहिए। लेकिन बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनको तो आप आराम से आप शांत धीरे आप उस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं जितना जरूरी है, क्योंकि आपको इसमें टॉप नहीं करना है। प्रिलिमिनरी में इसमें आपको क्वालिफाई करना है। 100 क्वेश्चंस हैं, उसमें जो 8-9 क्वेश्चंस निकाल लीजिए, मोटे तौर पर 92 क्वेश्चंस बचते हैं। आपको जो है आपको कितना चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होता है, तो आपको लगभग 100 का टारगेट लेके चलिए। 50 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए। 50 क्वेश्चन सही करने के लिए आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि उसमें कुछ स्वाभाविक है, कुछ गलत भी होंगे, निगेटिव मार्किंग भी है, तुक्का ज़्यादा नहीं लगा सकते हैं। तो ये सब जो है मान लीजिए कि 80-85 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हैं, तो उसमें जो आपका जितना आवश्यक है उतने मार्क्स आ जाएंगे। तो ये सब जो है ये सब प्रैक्टिस से होगा। आप जैसे जैसे आप अपनी तैयारी में आगे बढ़ेंगे, आप मॉडल टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करिए, उसी तरह एग्जामिनेशन हॉल के कंडीशंस में आपको कितना अटेम्प्ट करना है, आपको कहाँ तुक्का लगाना है, आपको कितने मार्क्स का टारगेट रखना है। तो ये सब जो है ये प्रैक्टिस की ही बात है। प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड रिवीजन एंड रिवीजन एंड रिवीजन। और अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखिए हमेशा। ये नहीं कि एक अधूरा छोड़ करके दूसरे किसी ये में आप उसको शुरू कर दिया, इससे हमेशा जो है नुकसान होता है। इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स से काफी क्वेश्चंस पूछे गए थे। कॉन्सेप्ट, यहाँ भी कॉन्सेप्ट आता है, यहाँ भी कॉन्सेप्ट है। मॉनेटरी पॉलिसी, एम्प्लॉयमेंट, बैंकिंग, उसके बाद एक था करंट से गोल्ड ट्रांच, ये करंट का था। फॉरेन ट्रेड, प्राइस इंडेक्स, कुछ टर्म्स से थे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, नॉन फाइनेंशियल डेट, ट्रिम्स, ये सब टॉपिक्स से क्वेश्चंस थे। ये जो है ये तो आता ही है, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। ये जब कोई भी अगर सीरियसली अगर इकोनॉमिक्स के सिलेबस को पूरा करेगा तो सारा कुछ वो कवर होगा। उसके बाद साइंस में था कि जो कुछ करंट जो टेक्नोलॉजी कुछ डेवलप हो रही है या कुछ है वो उससे पूछा गया था। लेकिन बायोलॉजी से भी 1-2 क्वेश्चंस थे, और बाकी एनवायरनमेंट एंड ज्योग्राफी से लगभग 18-19 क्वेश्चन है। हिस्ट्री से है 19 क्वेश्चन, इंडियन पॉलिटी से हैं 17 क्वेश्चन। तो इस तरह से एक ड्रोन्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, वो भी एक जनरल अवेयरनेस की बात है। ड्रोन्स का आजकल हर जगह उपयोग होता है, तो एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि ड्रोन्स का कहाँ यूज हो सकता है, कौन कौन से काम कर सकता है। तो इस तरह से ये नहीं कि जहां अगर आपने शॉर्टकट की बात सोची कि ये कोचिंग के नोट्स पढ़ लेंगे, 1 घंटे में ये सब्जेक्ट कवर हो जाएगा, जैसे बहुत लोग बोलते हैं, एक घंटे में हिस्ट्री, 1 घंटे में पॉलिटी। तो ये जहां आप इस शॉर्टकट के चक्कर में पढ़ेंगे तो इसी तरह के रिएक्शंस आएंगे। तो डोंट गो टू शॉर्टकट्स एंड स्टिक टू द ड्यू प्रोसेस। फर्स्ट द बेसिक्स,
एंड देन द एडवांस्ड लेवल। तो आपको कभी भी इस तरह के रिएक्शंस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये है कि आपका जो हमेशा से जो कहा जाता रहा है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी और इकोनॉमिक्स एंड साइंस एंड टेक, तो इसको पूरा इस पर कमांड करिए, टाइम आप मैनेज करिए और पूरी तरह से उसको प्रोसेस फॉलो करिए। इसी तरह से यही सब है बातें, और अंडरस्टैंडिंग पर जोर होना चाहिए। किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो पूरी तरह से उसको डीपली पढ़िए, कि कोई जरूरी नहीं है कि किसी टॉपिक पर जो है एक ही तरह से क्वेश्चन पूछा जाए। हो सकता है कि किसी टॉपिक पर एक तरह से पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ट्रू फॉल्स पूछा जा सकता है, या डायरेक्ट ऑप्शन से पूछा जा सकता है। तो इस तरह से किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो इसलिए उसको हर एंगल से जब तक आप किसी टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे तो वो उसमें फिर दिक्कत होगी। तो इसीलिए ये सब है। और करंट अफेयर्स जो है उसको पढ़ना छोड़ना नहीं है कि अभी आया नहीं तो इसको छोड़ देना चाहिए, अब यूजलेस हो गया। ये तो एक हैबिट है। आप करंट अफेयर्स अवेयर रहिए अपने आसपास क्या हो रहा है। एक रिएक्शन मैंने सुना कि एक रूरल रोड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन था, उसमें जो मटेरियल यूज होता है, तो उसमें फिर ये तो सिविल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन आ गया, तो इसमें अब सिविल इंजीनियरिंग भी पढ़ना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है, जो नॉर्मल जो एक थोड़ा वही क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। तो आपको ये सब जो है ये नहीं लगेगा कि एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना पड़ रहा है, ये इन द प्रोसेस है, इन द प्रोसेस ये आपके में ऐड होता जाएगा अनकॉन्शियसली। और कौन सी चीज कहाँ देखी हुई, कहाँ पढ़ी हुई, कहाँ काम आ जाएगी वो आपको पता नहीं है। बहुत बार हो सकता है कि डिस्कवरी और एनिमल प्लैनेट में देखी हुई कोई चीज जो है वो काम आ जाए। एक एलिफेंट पर एक क्वेश्चन था, एलिफेंट के नेचर पर या उसके पर एक क्वेश्चन था। तो हो सकता है कि इसलिए एक कॉन्शियस रहना है, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, तो उसको एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। ये हमेशा काम देता है। और बहुत बार लोग बोलते हैं कि जैसे जनरली प्रीलिम्स जो है मई में होता है, तो कब तक पढ़ें करंट अफेयर्स, मार्च तक का पढ़ें, उसके बाद छोड़ दें, उसके बाद फिर कब से पढ़ें। तो ये जो है ये एक निरंतर प्रक्रिया है, ये कोई इसमें बाउंड्री नहीं हम डाल सकते हैं कि इतने तक पढ़ें इसके बाद छोड़ दें। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अभी वाला जो है बाद में काम आएगा, बाद वाला जो है और आगे काम आएगा, कहीं ना कहीं वो काम आएगा, दूसरे एग्जाम्स देंगे वहाँ काम आएगा। तो ये इस तरह से एक उसको बोझ समझ के नहीं, एक इन द प्रोसेस, इन द हैबिट उसको इनकॉर्पोरेट करना है अपने इसमें, अपनी जो दिनचर्या है उसमें। तो अपने आप ही वो जो है और शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़े। तो यही सब बातें हैं। तो ये सब रिएक्शन और ये सब देख करके कुछ कुछ मेरे भी दिमाग में आया, तो मैंने सोचा कि मुझे भी कुछ कहना चाहिए, और मेरे मन में आ रहा था आखिर मैं कहाँ शेयर करूँगी, तो मैंने सोचा कि आपसे शेयर करूँ। यही सब बातें हैं। डिप्रेशन में नहीं जाना है, निराश नहीं होना है, ये सब चेंज होता है, पार्ट ऑफ प्रोसेस। एग्जाम का मतलब ही है अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर होगा ही होगा। ट्रेंड जो है वो पता हो जाए तो एग्जाम ही क्या है। तो इसलिए खुद को उसी तरह से तैयार करना है, बैलेंस बनाए रखना है स्टैटिक पोर्शन और डायनेमिक पोर्शन में। तो ये कभी भी धोखा नहीं होगा इससे, और शॉर्टकट के चक्कर में कभी ना पड़े। तो यही सब कहना था। तो अगले वीडियो में फिर कुछ नई बातों के साथ मिलेंगे जल्दी ही। तो तब तक के लिए गुड बाय, और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर गिविंग सो मच टाइम।